परम प्रिय विद्यार्थियों, मैं बसंत कुमार पाठक आप सबके समक्ष हिंदी विषय के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ तक कवि परिचय की बात है तो काव्य रूप में मैं यह कह सकता हूँ कि पंत सुमित्रानंद जी ने कौशानी में जन्म लिया। पंत सुमित्रानंद जी ने कौशानी में जन्म लिया। प्रकृति अंक में पलकर जिसने छायावाद का विकास किया। प्रकृति अंक में पलकर जिसने छायावाद का विकास किया। प्रकृति चित्र का कुशल चितेरा, प्रकृति चित्र का कुशल चितेरा, भाषा मधुर खड़ी बोली, देशभक्ति भावान्वित मानस, मुक्तक गीतात्मक शैली, मुक्तक गीतात्मक शैली। आधुनिक काल के छायावादी कवियों में से एक सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौशानी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के उपरांत ये काशी के जय नारायण हाई स्कूल में प्रविष्ट हो गए। यहाँ से स्कूल लीविंग परीक्षा पास करने के बाद ये म्योर कॉलेज इलाहाबाद में प्रविष्ट हो गए, किंतु MA का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। इन्होंने घर पर ही संस्कृत तथा बंगला का अध्ययन किया। रविंद्रनाथ ठाकुर से ये अत्यधिक प्रभावित हुए थे। शिक्षा काल से ही पंत जी की काव्य रचना में प्रवृत्ति थी, रुचि थी। इनकी मृत्यु 8 दिसंबर 1977 को हुई थी। इन्होंने सुप्रसिद्ध रचनाएं रची, जिनका नाम है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगबाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, अतिमा, रजत शिखर, शिल्पी आदि पंत जी के मुख्य काव्य ग्रंथ हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंत जी प्रकृति प्रेमी थे। इनकी काव्य साधना में युग की परिस्थिति के अनुसार प्रकृति प्रेम, देश प्रेम तथा लौकिक प्रेम आदि भाव दिखाई देते हैं। आधुनिक काल के छायावादी कवियों में अगर चर्चा की जाए तो कोमलतम भावनाओं तथा मधुरतम भाषा के कारण पंत जी का एक विशिष्ट स्थान है। छायावाद की ओर झुके होने के कारण प्रकृति और पंत मानो घुल मिल गए थे। इनका वह व्यवहार यहाँ तक बढ़ गया कि उनमें लेन देन की मात्रा भी दिखाई देने लगी। बच्चों, जहाँ पंत जी प्रकृति के वैभव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। स्वभावतः प्रकृति के पीछे एक जीवित, जागृत, अतीन्द्रिय सत्ता की कल्पना कर लेते थे और प्रकृति में सायं और प्रातः काल की जो स्थिति बनती थी, जो उसमें दृश्य दिखाई देता था, वह कवि को अत्यधिक प्रभावित करता था। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत जी की भाषा अति कोमल खड़ी बोली है। कुछ शब्दों का प्रयोग, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग उन्होंने अधिक किया, पर उसके कारण भाषा का सौंदर्य नष्ट नहीं हुआ है।
विषय के अनुकूल उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया। प्रस्तुत कविता में तो मानवीकरण अलंकार का इन्होंने अद्भुत प्रयोग किया है। पूरी कविता ही मानवीकरण अलंकार पर आधारित है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कविवर बिहारी द्वारा रचित दोहा नामक पाठ पढ़ाते समय काव्य की संगीतात्मकता, गेयात्मकता, गाए जाने योग्य जो गुण होता है उसकी चर्चा की थी। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा कैसी है, तो सहज, सरल, सहज और प्रवाहमयी। फिर किस रूप में है, यहाँ पर खड़ी बोली की चर्चा है। छंद मुक्त काव्य है और चित्रात्मक शैली का अद्भुत प्रयोग किया गया है पूरी काव्य रचना में। और अलंकार में मुख्य रूप से मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, कहीं कहीं रूपक अलंकार का भी प्रयोग करके इन्होंने काव्य सौंदर्य को चरम सीमा तक पहुंचा दिया, अद्भुत बना दिया। माधुर्य गुण की भी छटा देखने बनती है। अब मैं कवि परिचय के पश्चात आप सब से आग्रह करूंगा कि आप सब पुस्तक से पाठ प्रवेश को पढ़ें, समझें। प्रिय विद्यार्थियों, हर एक की इच्छा होती है कि वह अधिकाधिक समय प्रकृति के सानिध्य में बिताए, उसकी सुंदरता को आत्मसात करे, ग्रहण करे और आनंदित हो। और जब पर्वतीय प्रदेश की बात आती है तब वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की कल्पना करते ही हर एक व्यक्ति का मन मयूर झूम उठता है। व्यक्ति परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता को जब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो वास्तव में हम सब का सौभाग्य है कि हम सब पर्वतीय प्रदेश में ही जीवन यापन कर रहे हैं। और ऋतु की बात जहाँ तक है तो वर्षा काल भी है। पर्वतीय प्रदेश, वर्षा काल और प्रकृति द्वारा पल पल में अपने वेश को, अपने रूप को परिवर्तित करना, कभी तेज धूप से पर्वत चमक उठना, कभी बादलों का गतिशील होना, पर्वत की श्रृंखलाओं को अपने आगोश में ले लेना, पूरी तरह से पर्वत को ढक लेना, पर्वत का अदृश्य हो जाना, बरसात होना, जल वर्षा के कारण से पर्वत की चोटियों से होता हुआ जल नीचे की ओर तेजी से जब गिरता है तो अनेक प्रकार के झरने, नए नए झरने दिखाई देते हैं। जलधारा पत्थरों से टकराते हुए जमीन पर गिरती है, कलकल का स्वर सुनाई देता है। और फिर बादलों के बीच से ही बिजली का कौंधना, मूसलाधार वर्षा होने पर प्रलयंकारी दृश्य दिखाई देना, बादलों का उमड़ना, घुमड़ना, गरजना और कई बार भयावह स्थिति बन पड़ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वर्षा काल में पर्वतीय प्रदेश में हर पल नए नए परिवर्तन होते हैं। प्रकृति तरह तरह के रूप रंग के साथ सामने आती है, जिसे देखकर मन अत्यधिक प्रफुल्लित हो उठता है।
और जब कवि प्रकृति प्रेमी हो तो उसकी रचना का क्या कहना। समझ लें एक एक शब्द इस तरह से चित्रित किया गया, वर्णित किया गया, जिसे देखकर लगता है मानो पूरा दृश्य ही हमारे सामने हो, लाइव देख रहे हो। इस तरह से कविता सजीव बन पड़ी है, चित्रात्मक शैली के रूप में अत्यधिक प्रभावकारी है। पाठ प्रवेश में इसी के इर्द गिर्द ताना बाना बुना गया है, जिसे आप पढ़ें, समझें। अब मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता प्रकृति के रोमांचक दृश्य को अपनी आँखों से निरखने की अनुभूति देती है और ऐसा लगता है मानो हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार पंक्तियाँ हैं, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूल कर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। कविता की दो पंक्तियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं, जैसे पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अभी मैंने इसका चित्रण किया था कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा काल के अंतर्गत प्रकृति नए नए रूप धारण करती है, हर पल उसमें परिवर्तन आता है। बादलों का उमड़ना घुमड़ना, जल वर्षा होना, बिजली का कड़कना, बादलों का गरजना, मूसलाधार वर्षा होना, जलप्रपात का कल कल स्वर सुनाई पड़ना, तो यह सब प्रकृति के बदलते रूप मन में तरह तरह के भावों को, उमंगों को जागृत करते हैं। कवि ने प्रारंभ की दो पंक्तियों में इन्हीं बातों का उल्लेख किया है। दूसरे पद्यांश में मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण सा फैला है विशाल। कठिन शब्दों के अर्थ के रूप में पावस का अर्थ वर्षा ऋतु, प्रकृति वेश प्रकृति का रूप, मेखलाकार करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल, सहस्त्र हजारों, दृगसुमन पुष्प रूपी आँखें, अवलोक देखना, महाकार विशाल आकार, दर्पण आईना मिरर। तो कवि का कथन है कि एक विशाल आकार वाला पर्वत जो करधनी के आकार वाला है, उसकी ढाल उस तरह की है। करधनी कमर में पहना जाने वाला स्त्रियों का एक आभूषण होता है, प्रायः चांदी और सोने से बना हुआ होता है। अब कमर का भी आकार पूर्ण रूप से गोल तो होता नहीं, दो तरफ से तो थोड़ा चिपटा हुआ होता है। तो कवि का मानना है कि पर्वत की जो पहाड़ी ढाल है वह उसी तरह की है, उसी रूप में है, और उस पर जलवर्षा के कारण से बहुत से पेड़ पौधे विकसित हुए हैं, बहुत से पौधे फूलों से लथपथ हैं, हजारों फूल खिले हुए मनोहारी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यह फूल ही विशालकाय पर्वत की हजारों आँखें हैं। सुमन दृग, सुमन का मतलब है पुष्प, दृग का अर्थ है आँख, सहस्त्र हजारों, हजारों पुष्प रूपी आँखें। तो बच्चों, विशालकाय
पर्वत पर तरह तरह के खिले हुए हजारों फूल, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये पर्वत की आंखें हैं और उन्हीं आंखों को फैलाकर फाड़कर वह अवलोक रहा है, अर्थात देख रहा है, बार बार, हर बार अपने आँखों से, पुष्प रूपी हजारों आँखों से अपने विशाल आकार को देख रहा है। कहाँ देख रहा है? तो नीचे जल में। निज माने अपना, महाकार माने बड़े आकार को नीचे फैले हुए जल में बार बार देख रहा है। तो यह स्पष्ट है कि पर्वत बहुत विशाल है, वह मेखलाकार है, मंडलाकार है, और वह अपनी हजारों सुमन रूपी, फूल रूपी आँखों से अपनी परछाई को, जो कि वर्षा के कारण नीचे एक तालाब का रूप धारण कर रखी है, ऐसे तालाब के जल में पड़ रही है, जिसमें वह पर्वत अपने विशाल आकार को देख रहा है, बार बार देख रहा है। पर्वत अपना प्रतिबिंब इस दर्पण रूपी तालाब में बार बार देख रहा है, और इसी पर्वत के नीचे यह तालाब दर्पण के समान फैला हुआ प्रतीत हो रहा है। पर्वत के नीचे फैला हुआ जल ही मानो दर्पण के रूप में है, जिसमें पर्वत अपने आकार प्रकार को बार बार देख रहा है। बच्चों, अगला पद्यांश है, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरवर के उर से उठ उठ कर, गिरवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरि का अर्थ है पर्वत, पहाड़। गौरव, महिमा। मद, मस्ती। एक एक शब्द और उसकी व्याख्या मैं बता रहा हूँ, अर्थ को समझा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे आप अच्छे ढंग से व्याख्या को समझ सकेंगे। मद का अर्थ है मस्ती, नस नस रग रग में, लड़ी माला श्रृंखला, झरता अर्थात गिरता, निर्झर झरने के लिए कहा गया है, उर हृदय, उच्चाकांक्षा ऊंचा उठने की इच्छा, तरवर पेड़, नीरव मौन शांत, नभ आकाश, अनिमेष बिना पलक झपकाए, अटल सदा बना रहने वाला, ना टलने वाला, चिंता पर अर्थात चिंतित होना। बच्चों, कविवर सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रकृति की अनुपम छटा को अपने शब्दों में बड़े ही मनोरम ढंग से चित्रित किया है, जिसमें पर्वतों से बहते झरनों और ऊंचे वृक्षों के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि का मानना है कि यह झरने पर्वत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, गौरव गान कर रहे हैं। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा काल में जब मूसलाधार वर्षा होती है तो पर्वत के श्रृंखलाओं से जल तीव्र गति से नीचे की ओर आता है। अनेक झरनों का उद्गम होता है। कवि का कथन है कि झरने के झरझर स्वर को सुनकर सुनने वालों के शरीर की नसों में उत्तेजना छा जाती है। झरने की सुंदर ध्वनि
ऐसी प्रतीत होती है मानो वह पर्वत की महिमा का गुणगान कर रही है, गौरव गान कर रही है। झरनों के मस्ती भरे हुए मद भरे स्वर को सुनकर मन में अद्भुत उत्साह जागृत होता है, जोश का संचार होता है और उत्साह का नशा सा छा जाता है। झरने का बहता हुआ जल सफ़ेद मोतियों की भांति दिखाई पड़ता है और उसकी निरंतरता, जिस तरह से लगातार जल प्रवाह नीचे की ओर आता है, तो ऐसा लगता है कि यह मोतियों की लड़ियां हों जो अत्यधिक चमकती दिखाई दे रही हों। तो इस प्रकार से मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झाग के साथ निर्झर झर रहे हैं, गिर रहे हैं। क्योंकि जब वह जलधारा पत्थरों से टकराती है, नीचे ज़मीन पर गिरती है, तो एक फेना झाग उत्पन्न होता है। तो इसीलिए कवि ने यहाँ झाग भरे निर्झर कहा है। निर्झर माने झरना। कैसा झरना? झाग से, फेना से युक्त झरना। तो इस तरह से कवि प्रकृति के सुंदर दृश्य को देखकर अत्यधिक प्रभावित होता है, रोमांचित हो उठता है और शब्दों में उस भावनाओं को पिरो देता है, काव्यात्मक रूप में हम सब के सामने रख देता है। अब इसके बाद बताया गया कि गिरिवर। गिरिवर का अर्थ मैंने आपको बताया था ऊंचा पर्वत, श्रेष्ठ पर्वत। तो श्रेष्ठ या ऊंचे पर्वत के हृदय से वृक्ष ऊपर की ओर विकसित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब जल वर्षा हो रही है तो बरसात के कारण से धरती नमी हो जा रही है और उस जो पेड़ पौधे हैं उन्हें विकसित होने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं जल के रूप में वो मिल रहा है। तो बहुत तेज़ी से पेड़ पौधे ऊपर की ओर उठ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, उनमें और अधिक चेतना आ रही है, उनका विकास हो रहा है। तो कवि ने बताया है कि ऊंचे पर्वतों पर उगे हुए जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वह इतने ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, इतने विकसित होते जा रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि यह ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर ऐसे बढ़ रहे हैं, लगता है मानो ये हमारे मन में रोज रोज ऊपर उठने की ऊंची आकांक्षाओं को भर रहे हैं। एक प्रकार से संदेश दे रहे हैं कि हमें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। तो ऊंचे वृक्ष पर्वत के हृदय से उठ उठकर ऊंची आकांक्षाओं के समान शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। गिरवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर, तरवर माने वृक्ष, वृक्ष किस तरह से ऊंची मन में ऊंची आकांक्षाओं को लिए हुए ऊपर की ओर उठ रहे हैं। उर का अर्थ होता है हृदय। किसके हृदय से? पर्वत, ऊंचे पर्वत या पर्वत श्रेष्ठ के हृदय से। और विकसित होते हुए या ऊपर उठते हुए ये वृक्ष शांत नीले आकाश की ओर मुंह उठाए इस प्रकार स्थिर खड़े हैं जैसे चुपचाप बिना हिले डुले शांतिमय से होकर कुछ सोच रहे हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं। वे भी आकाश की तरह शांत और ऊंचे होने की कामना करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वह चिंतित हैं, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें जिस तरह से श्रम करना होगा, जिस तरह से चुनौतियों का सामना करना होगा, शायद उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। और आकाश तक ऊपर उठने के लिए जो लक्ष्य है, इतना बड़ा लक्ष्य है, उसके बारे में सोचकर थोड़ा चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं।
कवि का मानना है कि मनुष्य भी ठीक इसी तरह से अपने मन में आगे बढ़ने की इच्छाएं रखता है, आकांक्षाएं रखता है। वह सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है और रहना भी चाहिए, तभी जा कर के मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अन्यथा लक्ष्य तो निर्धारित कर दिया गया, परिश्रम किया न जाए, तमाम तरह की तौर तरीके अपनाए न जाएं, तो निश्चित है कि पूर्ण सफलता नहीं मिल पाएगी। और यह सब करने के लिए चिंतन तो करना ही पड़ता है। और फिर जिस तरह से जितना बड़ा लक्ष्य होता है, चिंतित होना भी, थोड़ा बहुत चिंतित होना भी स्वाभाविक ही है। कवि ने ऐसा भाव प्रकट किया है इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा मैंने पहले कहा था, काव्य सौंदर्य में वही सब मुख्य बातें हैं। तरीका मैंने बता ही दिया है। मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार भी है, मोतियों से आ गया है, मोतियों के समान समानता प्रकट की गई है, और शेष बातें पहले की ही तरह है। मुझे उम्मीद है कि आप भली भांति इन 8 पंक्तियों को भी समझ चुके होंगे। शेष वार्ता अगले पद्यांश में। बच्चों, अंतिम 8 पंक्तियां इस प्रकार से हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धंस गए धरा में सभय शाल, धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर, यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। शब्दार्थ के रूप में भूधर का अर्थ होता है पहाड़। भूधर जमीन, भू माने धरती को धारण करने वाला, अर्थात पहाड़। अपार, जिसका पार न हो, बहुत अधिक, असीमित। वारिद के पर, पारे के समान, पारा, पारे के समान धवल और चमकीले पंख। टूट पड़ा, अचानक झपट्टा मारकर आ पड़ा। भू, पृथ्वी, धरती। अंबर, आकाश। धंस गए, दब गए। धरा, धरती। सभय, सभय, भय सहित, भय के साथ। शाल, एक वृक्ष का नाम जो पहाड़ों पर पाया जाता है। ताल, तालाब। जलदयान, बादल रूपी विमान, बादल रूपी विमान। अब यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, और परिभाषा मैंने बताया है आपको। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत अलंकार विषय की जब चर्चा किया था, स्पष्ट कराया था, वहाँ से भी समझ लीजिएगा। विचर विचर, घूम घूम कर। इंद्रजाल अर्थात जादूगरी या अद्भुत खेल। जैसा कि आपको प्रारंभ में ही स्पष्ट करा दिया था कि वर्षा काल में पर्वतीय प्रदेश में हर पल अद्भुत परिवर्तन होता रहता है। कभी तेज तीखी धूप खिली होती है, तो कभी बादल छा जाते हैं, पर्वतों को पूरी तरह से घेर लेते हैं। कभी मूसलाधार वर्षा होती है, बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, और देखते ही देखते दिन में भी रात का एहसास होने लगता है। फिर से आसमान साफ हो जाता है, फिर सूर्य की किरणें। तो समय समय पर तमाम तरह से प्रकृति में परिवर्तन होता है। प्रकृति नए नए रूप में प्रस्तुत होती है, जो मन को अपनी छटा से आकर्षित कर लेती है। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संदर्भ में कवि ने चर्चा करते हुए अपनी भावनाओं को इस रूप में व्यक्त किया है
कवि का मानना है कि अचानक खूब जोरों से वर्षा होने लगती है और बादलों ने सारे पर्वत को ढक लिया। इस तरह से ढक लिया है कि जो विशालकाय पर्वत सूर्य की किरणों को पाकर चमक उठा था और हरे भरे वृक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, वह विशालकाय पर्वत बादलों के घेर लेने के कारण से अब दिख ही नहीं रहा है, मानो अदृश्य हो गया हो, कहीं छुप गया हो। कवि ने तो ऐसा स्पष्ट कराया कि मानो वह वारिद के पंखों पर बादलों के पंख लगाकर कहीं उड़ गया हो। तो इस प्रकार से कवि ने वर्षा ऋतु में बादलों के अचानक उठने, आकाश में छाने, फिर मूसलाधार बारिश के रूप में बरसने तथा तालाबों से उठने वाली धुंध का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। कवि का कथन है कि रव शेष रह गए हैं निर्झर, निर्झर झरने, रव शेष केवल आवाज, अब तो केवल झरनों की आवाज ही सुनाई दे रही है, क्योंकि विशालकाय पर्वत दिखाई दे नहीं रहा है और जब मूसलाधार जल वर्षा हो रही है तो उस कारण से चोटियों से होते हुए जल धारा नीचे गिर रही है। पत्थरों से टकराने के कारण से जो झरझर का स्वर सुनाई दे रहा है, वही झरने की आवाज़ ही केवल सुनाई दे रही है, बाकी पर्वत कहीं भी दिख नहीं रहा है। और मूसलाधार वर्षा होने से बादलों के बीच जो शाल के वृक्ष हैं वह दिखते नहीं हैं, ऐसा लगता है मानो वो भी छुप गए हों। अब तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी और आकाश एक ही हो गए हों, क्योंकि ना तो आकाश दिखाई दे रहा है, ना ही पृथ्वी पर विराजमान वह विशालकाय पर्वत दिखाई दे रहा है। बादल के गरजने से, बिजली के कड़कने से, मूसलाधार वर्षा होने से प्रलयंकारी दृश्य सामने होता है और ऐसे में लगता है मानो आकाश जो है वो धरती पर टूट पड़ा हो, आक्रमण कर दिया हो। और उन्हें देख करके जो पर्वत पर शाल के वृक्ष ऊंचे दिखाई दे रहे थे, अब वे भी दिख नहीं रहे हैं। ऐसा लगता मानो वे भी डर कर कहीं छिप गए हों, भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। चारों ओर धुआं ही धुआं उठने लगता है। यहाँ कवि ने बड़ा ही अद्भुत चित्रण किया है कि ऐसा लगता है कि तालाब से उठने वाली वाष्प का चित्रण करते हुए कवि कह रहा है कि देखकर ऐसा लगता है मानो तालाब जलने लगा, उसमें आग लग गई हो, तालाब जलने लगा हो और उसके जलने से धुआं उठने लगा हो। अब आकाश के धरती पर टूट पड़ने की बात की गई थी, आक्रमण मानो आकाश ने धरती पर आक्रमण कर दिया हो, और ऐसी स्थिति होने पर विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग तो किया ही जाता है। तो उससे बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, मूसलाधार बरसात होना, तो प्रलयंकारी दृश्य सामने आ गया, जिसके कारण से ऊंची ऊंची आकांक्षाओं को लेकर आकाश की तरफ देखने वाले, विकसित होने वाले शाल के बड़े बड़े वृक्ष भी धरती में धंस गए हों। बिजली धरती पर गिरी, तालाब में आग लग गई, तालाब जलने लगा, जलने से धुआं उठने लगा। यह सब प्रलयंकारी दृश्य ही तो दिखता है, कई लोग भयभीत भी होने लगते हैं। और फिर इस सब दृश्य को देख करके लगता है कि इंद्र देवता बादलों पर सवार होकर, बादल रूपी विमान पर सवार होकर के और विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप को करते हुए अपनी जादूगरी को दिखला रहे हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं। इंद्र देवता भी अपनी जादूगरी के खेल को दिखाते हुए बादल रूपी विमान पर बैठकर चारों तरफ इधर उधर घूम फिर रहे हो। तो बच्चों, काव्य सौंदर्य में पहले की ही भांति सब बातें हैं। अब जहाँ तक अलंकार की बात है तो विचर विचर में
एक ही शब्द 2 बार रिपीट हुआ है, दोहराया गया है और अर्थ भी एक ही है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मानवीकरण अलंकार तो है ही। और जलदयान, जल रूपी विमान, बादल रूपी विमान और पारद के पर, इसमें रूपक अलंकार है। चित्रात्मक शैली का सुंदर प्रयोग हुआ ही है। संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी अधिकाधिक प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली है। तो इस प्रकार से पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता की समस्त पंक्तियों की व्याख्या और शब्दार्थ मैंने बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। फिर भी कोई समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।